हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत करता हूं आपका आप ही के चैनल मेरी ऑनलाइन क्लास पर। आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर मोलर कंडक्टिविटी किस किस फैक्टर पर डिपेंड करती है उस फैक्टर के बारे में पढ़ेंगे। पिछली वीडियो के अंदर हमने मोलर कंडक्टिविटी के बारे में पढ़ लिया था। आज का जो लेक्चर है वो स्टार्ट करेंगे एक क्वेश्चन से, उसके बाद हम आगे डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। ये क्वेश्चन आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग है मैक्सिमम मोलर कंडक्टिविटी। आपको ये बताना है कि मैक्सिमम मोलर कंडक्टिविटी किसकी है। पहला है 0.08 मोलर सॉल्यूशन एंड स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। यहाँ पे आप स्पेसिफिक कंडक्टेंस लिखना था, अगर कंडक्टिविटी लिखते हो तो फिर स्पेसिफिक नहीं आना चाहिए था। चलो कोई बात नहीं, ये आपको वैल्यू दे रखी है 2 इंटू 10⁻⁻² ओम सेंटीमीटर इनवर्स। 0.1 मोलर सॉल्यूशन एंड रेजिस्टिविटी इज 50 ओम सेंटीमीटर। यहाँ पे ओम है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए, और पिछली वीडियो में बताया था कि मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टिविटी इंटू 1000 डिवाइडेड बाई मोलरिटी। इस फॉर्मूले का यूज कर कर हम क्या निकाल सकते हैं, मोलर कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं, और फिर ही हम बता पाएंगे कि कौन से सॉल्यूशन की मोलर कंडक्टिविटी है वो आपके पास मैक्सिमम। तो लेमडा एम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी देखिए कितनी, 2 इंटू 10⁻⁻² ओम सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है, इंटू 1000 डिवाइड बाई मोलरिटी। तो मोलरिटी कितनी दे रखी है आपको, 0.08। इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे ताकि हमारा सिंप्लीफिकेशन आसानी से हो जाए। तो मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁻² इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 0.08 को हम कैसे लिख सकते हैं, इनको हम लिख सकते हैं 8 इंटू 10⁻⁻²। ऐसा हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो 10⁻² से 10⁻² कैंसिल हो जाएगा, इसको हम कैंसिल करेंगे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब इसको हम कैंसिल करेंगे तो आपको आ जाएगा 250। तो इसकी जो मोलर कंडक्टिविटी है वो कितनी आ गई, 250 आ गई है फर्स्ट केस के अंदर। फर्स्ट केस के अंदर मोलर कंडक्टिविटी 250। अगर हम बात करें सेकंड केस के अंदर, तो यही फॉर्मूला अगर हम लगाएं तो उससे पहले देखो इसकी रेजिस्टिविटी दे रखी है, क्या दे रखी है, और जो कंडक्टिविटी होती है वो रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी होती है। तो कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/50 हो जाएगा, 1 बाई क्या हो जाएगा 50। अब फॉर्मूला लगाएंगे तो मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टिविटी की जगह पर रखेंगे 1/50 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई मोलरिटी दे रखी है 0.1। तो मोलर कंडक्टिविटी किसकी इक्वल हो जाएगी, 1/50 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 1 इंटू 10⁻⁻1। एक यहाँ से हम जीरो को कैंसिल कर देंगे और बाकी अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो ये आ जाएगा 20। कितना आ जाएगा 20। अब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो मोलर कंडक्टिविटी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20 इंटू 10⁻1 हो जाएगा। तो मोलर कंडक्टिविटी आपकी कितनी आ जाएगी, 200 आ जाएगी। तो पता चल गया होगा कि किसकी मोलर कंडक्टिविटी ज़्यादा है। ये जो आपके पास 250 ये ज़्यादा है, और ये किस केस में 0.08। तो मोलर कंडक्टिविटी ऑफ दिस सॉल्यूशन इज मोर ग्रेटर देन द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.1 हम सॉल्यूशन। तो फर्स्ट केस में हमारी मोलर कंडक्टिविटी वो क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। तो सिंपल से आते हैं इस पर, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, आप आसानी से कर भी सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन के साथ कंडक्टिविटी में क्या चेंज आएगा और मोलर कंडक्टिविटी में क्या चेंज आएगा। तो कंडक्टिविटी ऑलवेज डिक्रीज विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन बोथ फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ये हम कह रहे हैं कि कंडक्टिविटी डिक्रीज होगी विद कंसंट्रेशन, मीन्स कंडक्टिविटी जो है वो इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, कंसंट्रेशन के। कंसंट्रेशन को अगर डिक्रीज करोगे तो कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। क्यों, क्योंकि कंसंट्रेशन डिक्रीज करोगे तो आपके पास जो नंबर ऑफ आयंस है, जैसे हम इसको एक्सप्लेन भी करेंगे, जो पर यूनिट वॉल्यूम है वो कम हो जाएगी। अगर कंसंट्रेशन कम की तो नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम, एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर कितने नंबर ऑफ आयंस थे, अगर आपने उसको डाइल्यूट कर दिया
तो इलेक्ट्रोलाइट तो उतना ही है, उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट तो उतने, उसको आपने डाइल्यूट कर दिया, मतलब उसमें कोई सॉल्वेंट ऐड कर दिया आपने, तो उस सॉल्यूशन के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट जो थे वो कम हो जाएंगे पर यूनिट वॉल्यूम, चाहे वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो चाहे वो वीक इलेक्ट्रोलाइट हो, दोनों ही के केस में कंडक्टिविटी डिक्रीज होगी। तो हमें ये तो देखना नहीं कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में क्या होगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या होगा, इसलिए हमें ये ध्यान रखना है कि कंडक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन अगर ज्यादा होगी तो कंडक्टिविटी जो वो ज्यादा होगी, क्योंकि नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम इलेक्ट्रोलाइट के ज्यादा होगी। तो देख लेते हैं, दिस कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय द फैक्ट दैट द नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम दैट कैरी द करंट इन ए सॉल्यूशन डिक्रीज ऑन डाइल्यूशन। तो डिक्रीज करने पर जो नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम है वो आपके पास कम हो जाते हैं। द कंडक्टिविटी ऑफ ए सॉल्यूशन एट एनी गिवन कंसंट्रेशन इज द कंडक्टेंस ऑफ 1 यूनिट वॉल्यूम ऑफ दिस सॉल्यूशन। कंडक्टेंस ऑफ दिस सॉल्यूशन को कैसे कंडक्टिविटी को कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि गिवन कंसंट्रेशन एट एनी गिवन कंसंट्रेशन इज द कंडक्टेंस ऑफ 1 यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन केप्ट बिटवीन 2 प्लेटिनम इलेक्ट्रोड विद यूनिट एरिया क्रॉस सेक्शन। तो देखिए, कंडक्टिविटी ऑफ ए सॉल्यूशन, कंडक्टिविटी ऑफ ए सॉल्यूशन एट एनी गिवन कंसंट्रेशन इज द कंडक्टेंस of 1 unit volume of solution kept between 2 platinum electrodes with 1 unit area cross section and a distance of 1 unit। यानी कंडक्टिविटी जो है वो आपके पास कंडक्टेंस के इक्वल भी हो सकती है, और जो कंडक्टिविटी जो है वो आपके पास रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस भी हो सकती है, यानी कंडक्टेंस ही तो रेसिप्रोकल, पर उसके लिए कंडीशन है। देखो, वैसे हम क्या जानते हैं कि जो कंडक्टिविटी होती है वो होती है रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, ठीक है, इसको इक्वेशन 1 माने तो हम ये जानते हैं कि जो रेजिस्टिविटी होती है वो होती है R इंटू ए बाई एल, इक्वेशन नंबर सेकंड। अगर सेकंड इक्वेशन को हम यूज करें फर्स्ट के अंदर तो कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/R इंटू ए डिवाइड बाई एल। अब आपको क्या कहा गया है कि अगर हम ये कंसिडर करके चलें या हम इतना फिक्स कर देते हैं कि जो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है उसका एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कर दें और दोनों प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड के बीच की लेंथ 1 सेंटीमीटर कर दें, तो आपकी जो कंडक्टिविटी है वो रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस आ जाएगी। और रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस को हम क्या लिख सकते हैं, कंडक्टेंस लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं हम, कंडक्टेंस लिख सकते हैं। तो ये आपका प्रूव हो सकता है। देखिए नेक्स्ट स्लाइड के अंदर, ये जो आपका रोड है, इस रोड की एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है, एरिया जो है वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ले ले, यानी यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लेना है। और ये जो आपकी इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है, दोनों इलेक्ट्रोड के बीच की डिस्टेंस यानी जिसको हमने लेंथ बोला है वो कितना हो, 1 मीटर। जैसे हमने ये बोला भी था, देखो जी इज, या हम कहें पिछली वीडियो के अंदर हमने किया कि कंडक्टिविटी इज इक्वल टू जी इंटू जी स्टार। ठीक, जी स्टार क्या था, जी स्टार मैंने बताया था सेल कांस्टेंट होता है, और इस सेल कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, कंडक्टिविटी इज इक्वल टू जी इंटू जी स्टार होता है एल बाई ए। तो कंडक्टिविटी इज इक्वल टू जी इंटू एल की वैल्यू कितनी है, 1 सेंटीमीटर, डिवाइड बाई एरिया की वैल्यू कितनी होगी, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आपके पास यहां से कंडक्टिविटी जो है वो किसकी कुल आ जाएगी, कंडक्टेंस की कुल आ जाएगी। कंडक्टिविटी जो है वो किसकी कुल आ जाएगी, कंडक्टेंस की कुल आ जाएगी। और यूनिट अगर आज के साथ रहोगे सेंटीमीटर इनवर्स आएगी, और जो कंडक्टेंस की होगी वो तो होगी, कंडक्टेंस की जो यूनिट होगी वो तो होगी, जैसे आपके पास पता है क्या होती है, ओम इनवर्स होती है। ठीक है, क्लियर है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे जो इसकी टोटल यूनिट आएगी वो आ जाएगी कंडक्टेंस की ओम इनवर्स, और यहाँ पे लिख दिया आपने सेंटीमीटर इनवर्स। वो एक अलग बात है कि जो आपकी एसआई यूनिट है वो एसआई यूनिट आपकी मीटर में होती है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना है। तो एक कंडीशन हम कंसीडर कर लें कि जो आपके पास 1 यूनिट वॉल्यूम, 1 यूनिट वॉल्यूम को सॉल्यूशन को रखना है कहां पर, 2 प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के बीच में, और जो 2 प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है उसका एरिया क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, लेंथ 1 सेंटीमीटर हो, 1 मीटर बोल गई तो कोई बात नहीं, ठीक कर लो इसको भी, 1 सेंटीमीटर हो, तो आपके पास जो कंडक्टिविटी है वो कंडक्टेंस के इक्वल हो सकती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन। मोलर कंडक्टिविटी जो होती है वो इंक्रीज होती है विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन। फिर से सुनिए, मैंने कहा कि जो कंडक्टिविटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन, मींस कंसंट्रेशन को अगर हम डिक्रीज करेंगे
तो आपकी कंडक्टिविटी भी डिक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो रही थी, डिक्रीज हो रही थी। अगर हम बात करें मोलर कंडक्टिविटी की, तो मोलर कंडक्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी कंसंट्रेशन के। डायरेक्टली तो पूरा इनवर्सली नहीं कह सकते, बट उसका रिलेशन भी हम बताएंगे। बट हम ये कह सकते हैं कि है इनवर्सली, है तो उल्टा ही, बढ़ाने पे घटेगी। कितना बढ़ाएंगे कितना घटेगी वो एक अलग बात है। जैसे अगर हम कंसंट्रेशन को डिक्रीज कर देंगे तो मोलर कंडक्टिविटी है वो इंक्रीज होगी। ऐसा क्यों? हालांकि हमारा जो फॉर्मूला है मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टिविटी इनटू वॉल्यूम है। इसका मतलब अगर कंडक्टिविटी बढ़े तो मोलर कंडक्टिविटी बढ़नी चाहिए, कंडक्टिविटी घटे तो मोलर कंडक्टिविटी घटनी चाहिए। जब कंसंट्रेशन को डिक्रीज किया तो कंडक्टिविटी घटी, और कंडक्टिविटी घटने से आपकी मोलर कंडक्टिविटी कम होनी चाहिए थी, जबकि कंसंट्रेशन कम करने से मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है। ऐसा क्यों? अगर हम इसकी बात करें कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो यहाँ पे कंपनसेट कर जाता है वॉल्यूम को। यानी वॉल्यूम जो है वो आपका ज्यादा बढ़ रहा है, भले ही आपकी कंडक्टिविटी। जब आप कंसंट्रेशन को डिक्रीज करते हो तो कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि नंबर ऑफ आयंस पर वॉल्यूम कम होंगे। बट वॉल्यूम जो है वो आपका इंक्रीज हो जाएगा। कंडक्टिविटी इतनी कम नहीं होगी जितना आपके पास वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा, जिसके कारण आपकी मोलर कंडक्टिविटी है वो आपके पास क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। जैसे मान लीजिए एक सिंपल से एग्जांपल लेके चलो। मान लीजिए कंडक्टिविटी है वो 4 है, और मोलर जो आपका वॉल्यूम है वो वॉल्यूम आपका 6 है, तो आपका आंसर आ गया 24। अब क्या होगा कि मोलर कंडक्टिविटी कम होगी, 4 से 3 हो जाएगी, बट ये जो वॉल्यूम है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो आपके पास आंसर 27। देखो कंडक्टिविटी कम हुई, वॉल्यूम बढ़ा, पर वॉल्यूम ज़्यादा बढ़ा एज कंपेयर टू कंडक्टिविटी, तो इस कारण आपकी मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज है। तो यही कारण होता है कि आपका जो वॉल्यूम होता है वो उसको कंपनसेट कर जाता है। तो लिख लेते हैं, मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन। दिस इज बिकॉज द टोटल वॉल्यूम V ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट आल्सो इंक्रीज। क्योंकि ये जो वॉल्यूम होता है वो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तब लेना होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तब लेना होता है विच कंटेन 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट, विच कंटेन 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट। 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट ले रखा है, उस टाइम उसका सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है वो हमें लेना होता है। अगर आप उसकी कंसंट्रेशन कम कर रहे हो, डाइल्यूशन आप उसका बढ़ा रहे हो, तो डेफिनेटली वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है वही 1 मोल के अंदर। इट हैज बीन फाउंड दैट decrease in conductivity on dilution of a solution is more than compensated by increase in its volume। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये आपके पास जो डिक्रीमेंट आता है वो कंपनसेट कर दिया जाता है किसके द्वारा, वॉल्यूम के द्वारा। जैसे मैंने आपको एग्जांपल देके भी बताया कि भले ही कंडक्टिविटी कम हो रही हो, बट कंडक्टिविटी जो है वो वॉल्यूम जो है वो आपका ज्यादा बढ़ रहा है, जिसके कारण कंडक्टिविटी कम होने का कोई ज्यादा प्रभाव हमें देखने को नहीं मिल रहा है, और जो टोटल रिजल्ट आ रहा है हमारा, यानी मोलर कंडक्टिविटी जो आ रहा है वो हमारा इंक्रीमेंट के साथ ही आ रहा है। उसके बाद देखिए क्या करें, व्हेन कंसंट्रेशन अप्रोच टू जीरो मींस, इसकी जगह कह सकता हूं कि व्हेन डाइल्यूशन इज इनफाइनाइट, मतलब एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। जब आपके पास कंसंट्रेशन अप्रोच कर रही है जीरो को, तो इसका मतलब डाइल्यूट सबसे ज्यादा हो रहा है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन। द मोलर कंडक्टिविटी इज नोन एज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। क्यों? क्योंकि जैसे ही आपने कंसंट्रेशन कम किया मोलर कंडक्टिविटी में इंक्रीमेंट आया, बट जब कंसंट्रेशन जीरो हो गई तो मोलर कंडक्टिविटी उससे ज्यादा क्या होगी फिर, इसका मतलब वो लिमिट में आ चुकी है। चलिए मैं नेक्स्ट स्लाइड पे लिख देता हूं। जैसे यहाँ पे मैंने बोला कि दो सिंबल जब यूज करेंगे, एक तो बोलेंगे यहाँ पे मोलर कंडक्टिविटी के सिंबल के ऊपर जीरो लगा दे, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हो जाएगा मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कंसंट्रेशन। मतलब जब कंसंट्रेशन जीरो होगी, जब कंसंट्रेशन जीरो होगी उससे ज्यादा क्या कर सकते हो, यानी डाइल्यूशन इनफाइनाइट होगा, उस टाइम ये होगा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो एक सिंबल और भी मैं ज्यादातर यूज कर लेता हूँ, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। जब इन्फिनिटी का सिंबल लगाया तो हम इसको बोल देंगे इनफाइनाइट डाइल्यूशन, जब हमने इन्फिनिटी का सिंबल लगाया तो हो जाएगा ये इनफाइनाइट डाइल्यूशन, और वो हो जाएगा मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कंसंट्रेशन। ठीक है, अब देखिए इसी को, ये जो हमारा मोलर कंडक्टिविटी के जो सिंबल आपको बताए हैं,
इन दोनों को ही हम एक ही बात में बोल सकते हैं, एक ही बार कह सकते हैं क्या, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ये लिमिट आ चुकी है, इससे ज्यादा हम और उसका इंक्रीमेंट नहीं कर सकते। ठीक है, अब ग्राफ से देखिए, ये जो CH3COOH ये आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट है। जैसे आप जानते भी होंगे ये इलेक्ट्रोलाइट कौन सा इलेक्ट्रोलाइट है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है। और जो KCl है वो कैसा आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। दोनों में काफी फर्क नजर आ रहा होगा। फर्क क्या नजर आ रहा है कि जो अगर हम अब देखिए एक्स एक्सिस के लोग तो क्या ले रखा है, √C ले रखा है, यानी C की पावर 1/2, और एक्स एक्सिस के लोग क्या रखा है, मोलर कंडक्टिविटी। ये एक इक्वेशन है, जिस इक्वेशन से हम इसको क्लियरफाई करेंगे। तो देखिए अगर मैं मोलर कंसंट्रेशन यहाँ पे कुछ है लाइक दिस, कोई वैल्यू होगी यहाँ पे, लेट अस सपोज दिस, और जब इसके 0.2 कर देते हैं तो आप देखिए मोलर कंडक्टिविटी रैपिडली डिक्रीज होती है। तो अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस की बात करूं, अगर मैं वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस की बात करूं तो क्या लिखेंगे, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इज रैपिडली डिक्रीज with increase in decrease with decrease in concentration। जैसे ही कंसंट्रेशन कम क्या कर रहे हैं, कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक कर लेता हूँ, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन। जैसे कंसंट्रेशन को हम इंक्रीज कर रहे हैं, हमारी मोलर कंडक्टिविटी जो है वो क्या हो रही है, रैपिडली डिक्रीज हो रही है। मोलर कंडक्टिविटी क्या हो रही है, रैपिडली डिक्रीज हो रही है। ठीक है, आई बात समझ रहे, तो ये रैपिडली, जबकि ये जो आपका है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वो ग्राफ जो है वो बिल्कुल क्या आ रहा है, आपका एक स्ट्रेट लाइन आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर ये वैल्यू कुछ ना कुछ मैक्सिमम, अब जैसे जैसे आप कंसेंट्रेशन बढ़ा रहे हो वैसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए केस में भी मोलर कंडक्टिविटी कम हो रही है, पर धीरे धीरे कम हो रही है, रैपिडली कम नहीं हो रही, जितना वीक इलेक्ट्रोलाइट की हो रही थी। वीक इलेक्ट्रोलाइट की रैपिडली डिक्रीज हो रही है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की स्लोली हो रही है, और स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ रहा है। पर ये जो पॉइंट है, ये जो वैल्यू होगी, इसी वैल्यू को हम क्या बोलेंगे, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, या फिर मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कंसंट्रेशन। मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन या फिर मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कंसंट्रेशन। यानी ये जो वैल्यू है यहां से लेकर यहां तक, जीरो से स्टार्ट करना है, जीरो से स्टार्ट करके आपको यहां तक आना है। जो भी नंबर होगा, जैसे 200 से तो कम ही होगा, ये जो वैल्यू होगी ये वैल्यू कहलाएगी आपकी मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, आई होप आपको ये बात है समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा, जबकि वीक इलेक्ट्रोलाइट के अंदर हमने देखा एक्सपेरिमेंटली तो ऐसा आता है। नेक्स्ट स्लाइड की बात करते हैं। जैसे फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज स्लोली विद डाइल्यूशन। देखो अब डाइल्यूशन के साथ बोले तो इंक्रीज बोलेंगे, कंसंट्रेशन बढ़ाने के साथ बोलते हैं तो डिक्रीज बोलते हैं। कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन। ये इक्वेशन को ऐसे भी कर सकते हो, जैसे हम यहाँ पे मैं लिखूं तो लैम्डा m इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन माइनस, अब देखिए मैं वापस आपको ये देखिए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 200 से थोड़ी सी वैल्यू कम है, जो भी वैल्यू है, पर जैसे जैसे आप कंसंट्रेशन वैल्यू बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे वैल्यू 200 में से तो कम होती जाएगी, तो इसलिए 200 तो पहले आ गया, यहाँ 200 से थोड़ी जो भी वैल्यू कम है उससे कम होती जाएगी। इसका मतलब ये जो है वो हमारी वैल्यू क्या बोली है, मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट, उससे कम होगी तो उसके अंदर जो है हमें घटाना है, उसमें से घटाना है, तो -a और c की पावर 1/2। इस इक्वेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, देखिए लैम्डा m इज इक्वल टू -ac की पावर 1/2 प्लस मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट। अगर इसके मैं कंपेयर करूँ y इज इक्वल टू mx प्लस c, तो आपको पता है कि हम ग्राफ इजिली बना सकते हैं। x एक्सिस के साथ लेंगे हम √c, क्योंकि हम कंपेयर कर रहे हैं इक्वेशन का, और जो y एक्सिस है, y एक्सिस के लिए हम क्या लेंगे, मोलर कंडक्टिविटी। y एक्सिस के लिए हम क्या रखेंगे, हम मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि अगर जब x की वैल्यू 0 होगी तो y की वैल्यू c के बराबर, वैसे आपकी कंसंट्रेशन 0 कर दूंगा तब भी मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट। जब ये 0 होगा, यहाँ पे 0 होगा, तब कुछ से कुछ वैल्यू होगी, वो वैल्यू ही आपकी क्या होगी, मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट। फिर आपका ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन आता जाएगा, और इसका अगर स्लोप निकालोगे तो स्लोप आपके पास किसके आ जाएगा, -a की इक्वल आ जाएगा। स्लोप जो है वो किसके आ जाएगा, तो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन के साथ कंपेयर करके हम इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। और अगर मैं बात करूं तो देखिए कि ये जो a कांस्टेंट है उसकी वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है, वो डिपेंड कर रही है गिवन सॉल्वेंट पे, डिपेंड कर रही है टेम्परेचर पर, और डिपेंड कर रही है ऑन द टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अब टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट क्या है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट नहीं,
अगर टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सेम होगा, फिर से सुनिए, अगर टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सेम होगा तो उसके केस में एक वैल्यू सेम, जैसे NaCl है, अन्य पे चार्ज कितना है 1, Cl पे भी चार्ज कितना है 1, तो इसको बोलेंगे 1 1 टाइप। जैसे MgCl2, मैग्नीशियम पे चार्ज कितना है 2, क्लोरीन पे चार्ज कितना होता है 1, तो इसको बोलेंगे 2 1 टाइप, ठीक है ना। जैसे एल्यूमिनियम क्लोराइड है, एल्यूमिनियम क्लोराइड है तो एल्यूमिनियम पे चार्ज कितना है 3, क्लोरीन का मतलब कितना है 1। पर अगर वो एक सेम टाइप का, जैसे देखिए अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे देखिए NaCl, CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड, MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट आर नोन एज 1 1 2 1 2 2 इलेक्ट्रोलाइट रेस्पेक्टिवली। देखिए NaCl तो अभी बताया मैंने, ये कौन से टाइप का हो गया 1 1 हो गया। CaCl2 कैल्शियम पे 2 तो ये 2 1 का हो गया। MgSO4 तो मैग्नीशियम पे 2 तो सल्फेट पे भी 2 तो ये हो गया आपका 2 2, ठीक है। अगर इलेक्ट्रोलाइट्स ऑफ ए पर्टिकुलर टाइप का है तो उसके केस में इक्वली, यानी जैसे मैं बात करता हूँ KCl, तो KCl के केस में बात करूं तो 1 और 1, तो जो NaCl है और KCl है उनका दोनों का इलेक्ट्रोलाइट का टाइप देखिए 1 1 आ रहा है, इसका मतलब इसके लिए एक वैल्यू सेम होगी। जैसे HCl का भी क्या आएगा आपका टाइप 1 1 आएगा, यानी HCl, NaCl और KCl इन तीनों के लिए एक ही वैल्यू है, वो क्या रहने वाली है भाई, सेम रहने वाली है, ठीक है। जैसे कैल्शियम क्लोराइड जो है वो आपका 2 1 है, और जो मैग्नीशियम क्लोराइड है वो भी आपका 2 1 है, तो इस केस में भी आपके पास ए की वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी, ठीक है। H2SO4 की बात करें तो ये कौन से टाइप का है, ये 1 2 टाइप का है। ये कौन से टाइप का है 1 2, क्योंकि हाइड्रोजन पर 1 चार्ज है, SO4 पे 2 चार्ज है, तो ये कौन से टाइप का हो जाएगा पास 1 2 टाइप का हो जाएगा। तो अगर इलेक्ट्रोलाइट्स का टाइप अगर सेम, इलेक्ट्रोलाइट्स का अगर टाइप सेम है तो फिर उसके अंदर जो वैल्यू होगी वो भी सेम होगी, एक ही वैल्यू है वो क्या होगी, सेम, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट आता है कोलोरोस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन। देखो इंडिपेंडेंट माइग्रेशन कब करेंगे, जब आप उसका डाइल्यूशन इनफाइनाइट कर दोगे, जब उसका डाइल्यूशन या हम कहें कंसंट्रेशन जीरो कर दोगे, डाइल्यूशन इनफाइनाइट कर दोगे, तो वो इंडिपेंडेंट मूव करते रहेंगे आयन। उस टाइम उसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के बारे में बताया है कोलोरोस ने। देख लेते हैं क्या कहते हैं। दिस लॉ स्टेट दैट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट can be represented as the sum of individual contribution of the anion and cation of the electrolyte। जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है, मतलब जिसको मैंने दो नाम और बोले, मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कंसंट्रेशन या फिर मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट कैन बी रिप्रेजेंटेड, यानी ये जो लैम्डा एम की जो जीरो वो किसकी इक्वल आएगी, सम करना है, जोड़ करना है, तो इक्वल लिख दिया हमने, जोड़ करना है, किस किस का जोड़ करना है, इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन ऑफ एनाइन एंड केटाइन, यानी मोलर कंडक्टिविटी ऑफ केटाइन का कितना योगदान है और मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनाइन का कितना योगदान है उसके अंदर, उन दोनों का इंडिविजुअल अलग अलग निकाल ले। जैसे मान लीजिए अगर मैं बात करूं CH3COOH वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन मींस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की, तो क्या बनेगा, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसीटेट आयन प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H पॉजिटिव आयन। तो ये जो इसके अंदर आयन्स होते हैं उन आयन की अगर अलग अलग मोलर कंडक्टिविटी बताओ, उनका अगर सम कर दें तो भी वो आपकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकल सकती है। इन जनरल इफ इलेक्ट्रोलाइट ऑन डिसोसिएशन गिव नंबर ऑफ केटाइन इज V पॉजिटिव एंड V नेगेटिव इज नंबर ऑफ एनाइंस, हो सकता है आपके पास केटाइन ज्यादा हो। जैसे अगर मैं, तो देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, जस्ट ए मिनट, हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ये जो मैंने लिखा है ये क्या है, नंबर ऑफ केटाइन है, और ये V नेगेटिव है, ये क्या हो जाएगा पास नंबर ऑफ एनाइन, और ये भी जो मोलर कंडक्टिविटी होगी वो आपकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होगी, जिसको आप नोट से डिनोट करो या फिर प्रिंट से। जब अगर मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को ऐसे लिख रहा हूँ नोट से, तो ये केटाइन हो जाएगा, फिर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ही होगी केटाइन की प्लस नंबर ऑफ एनाइन होगा, और मोलर कंडक्टिविटी ही होगी आप लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होगी आपके पास एनाइन की। तो ये आप इस तरह से सिंबल में लिख सकते हो, ठीक है, इस तरह से आपको करना है। अगर आपके पास जैसे आयन्स एक से ज्यादा हो तो उनको हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे। जैसे आपके पास 2 आयन है, एनाइन है तो 2 से लिख देंगे, यहाँ पे 3 एनाइन है तो 3 लिख देंगे, केटाइन 4 है तो यहाँ पे जो V पॉजिटिव वैल्यू 4 हो जाएगी। तो ये आपके पास नंबर ऑफ केटाइन और नंबर ऑफ एनाइन।
नेक्स्ट अगर बात करें हम एप्लीकेशन ऑफ कोलराउस लॉ की, तो यूजिंग दिस लॉ independent migration of ions, it is possible to calculate molar conductivity at infinite dilution for any electrolyte from the limiting molar conductivity of individual ion. अगर उन आयंस की, जैसे अभी मैंने बात की, जैसे एसिटिक एसिड की अगर आपको लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है, तो आपको लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एसिटेट आयन की पता होनी चाहिए, प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H पॉजिटिव आयन, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H पॉजिटिव आयन की पता है, तो उनका सम कर देंगे. जैसे वीक इलेक्ट्रोलाइट लाइक एसिटिक एसिड, इट इज पॉसिबल टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ इट्स डिसोसिएशन कांस्टेंट. अगर आपको ये वैल्यू पता है, यानी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी कंसंट्रेशन होता है, आप क्या निकाल सकते हो, अल्फा निकाल सकते हो. डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है, ये क्या होता है, मोलर कंडक्टिविटी एट कंसंट्रेशन डिवाइड बाय लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, मींस मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कंसंट्रेशन. और +1 के अंदर हमने यूनिट नंबर 7 में देखा था कि जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है वो किसके होता है, C अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस अल्फा के बराबर होता है. इस रिलेशन का यूज कर हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं. चलिए इस पे एक छोटा सा न्यूमेरिकल देख लेते हैं. मोलर कंडक्टिविटी या लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर NaCl, HCl और सोडियम एसीटेट आर गिवन एज 126.4, 425.9, 91.0. कैलकुलेट मोलर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसीटेट. तो आपको क्या करना है, मैं आपको एक तरीका बताता हूँ. जैसे आपको दे रखा है एक NaCl, एक दे रखा है HCl और एक दे रखा है सोडियम एसीटेट, जिसका फॉर्मूला ये होगा, और आपको क्या है, एसिटिक एसिड पूछा है, CH3, इस तरह. आप इन चारों को ऐसे सपोज कीजिए कि किन्हीं 2 या 3 को मिलाकर आपका एक फॉर्मेशन हो रहा हो. जैसे अगर मैं ये सपोज कर लूँ कि अगर हम सोडियम एसीटेट को और HCl को मिलाएं, तो दोनों आपस में रिएक्ट कर एसिटिक एसिड प्लस NaCl बन सकता है. आपको देखो सपोज करना है, ठीक है ना, ये एक बेहतरीन ट्रिक है. अगर आप ऐसा सपोज कर लेते हो कि 2 या 3 जितने भी हैं उनको मिलाकर कैसे आपके पास कोई और जो इसमें दे रखा है वो सब्सटेंस या वो कंपाउंड आपका बन रहा है. जैसे ये बहुत आसान था, नेगेटिव Na पॉजिटिव, H पॉजिटिव, Cl नेगेटिव पॉजिटिव कंबाइन होंगे तो ये आपके पास फॉर्मेशन जो है वो हो जाएगा. ठीक है, हमें किसकी वैल्यू निकालनी, CH3COOH की निकालनी. तो CH3COOH किसके इक्वल हो जाएगा, अगर इसको एरो वाले साइन को इक्वल में कन्वर्ट कर दूं तो देखिए किसके इक्वल हो जाएगा, वो इक्वल हो जाएगा CH3COONA सोडियम एसीटेट प्लस HCl, और NaCl इधर आकर क्या हो जाएगा पास, माइनस NaCl. अब कुछ नहीं करना, यहाँ पे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का क्या लगा देना है, साइन लगा देना है. लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का साइन लगा देना है. तो लिमिटिंग जो मोलर कंडक्टिविटी है वो एसीटेट आयन की है, सॉरी एसिटिक एसिड की है, वो निकल जाएगी. कैसे निकल जाएगी, देखो CH3COOH यानी ये आपका लास्ट में है तो इसकी वैल्यू है 91.0 प्लस HCl दूसरे नंबर पे है तो वैल्यू है 425.9 माइनस NaCl है और NaCl की वैल्यू कितनी है 126.4. इसका सॉल्यूशन कर लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा. तो इसके साथ ही हमारा जो टॉपिक है मोलर कंडक्टिविटी जो टॉपिक है वो भी कंप्लीट होता है. हमने ये भी देखा कि वो किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है. अच्छा एक चीज आपको बता दूं कि मोलर कंडक्टिविटी है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की ज्यादा होगी, वीक इलेक्ट्रोलाइट की कम होगी. देखो इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो जो मोलर कंडक्टिविटी वो हाई होगी. क्यों, क्योंकि आपके पास मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला होता है कंडक्टिविटी इनटू वॉल्यूम, और स्ट्रॉन्ग जो इलेक्ट्रोलाइट होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो होता है वो क्या होता है आपका, कंप्लीटली आयनाइज हो जाता है. कंप्लीटली आयनाइज होने से क्या होगा, कंप्लीटली आयनाइज होने से नंबर ऑफ आयंस ज्यादा होंगे, और नंबर ऑफ आयंस अगर ज्यादा होंगे तो आपके पास कंडक्टिविटी जो है वो ज्यादा होगी, और कंडक्टिविटी ज्यादा होगी तो मोलर कंडक्टिविटी कम होगी. इसी प्रकार अगर इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करें, इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, अगर हम वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करें तो वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी जो है वो क्या होगी, कुछ कम होगी, लो होगी. ठीक है, क्लियर है बात, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ आयंस कम होगी तो कंडक्टिविटी कम होगी. जबकि कंसंट्रेशन के साथ हमने देखा तो मोलर कंडक्टिविटी जो है वो आपकी क्या हो रही थी, इंक्रीज हो रही थी. कब, अगर हम कंसंट्रेशन को क्या कर रहे थे, हम
डिक्रीज कर रहे थे। कंसंट्रेशन को जैसे ही हम बढ़ा रहे थे तो मोलर कंडक्टिविटी कम हो रही थी, कंसंट्रेशन को कम कर रहे थे तो मोलर कंडक्टिविटी बढ़ रही थी, क्योंकि आपकी कंडक्टिविटी भले ही कम हो रही हो बट आपका वॉल्यूम ज्यादा बढ़ रहा था। हाँ, टेम्परेचर पे आप नोट कर सकते हो, टेम्परेचर बढ़ाने से मोलर कंडक्टिविटी है वो क्या होगी, इंक्रीज ही होगी। ठीक है, तो ये कुछ फैक्टर थे वो भी हमने डिस्कस किया। इसके बाद कोलराउस लॉ भी देखा, उसकी एप्लीकेशन भी हमने देखी। तो इसके साथ ही मोलर कंडक्टिविटी का जो टॉपिक है वो होता है हमारा कंप्लीट। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू बच्चों।